हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट हमारे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पूरी कॉपी हिंदी की आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पूरी कॉपी लिख कर लेकर आया हूँ और आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि एक टॉपर स्टूडेंट हिंदी की पूरी कॉपी कैसे लिखता है और आप लोग पूरी कॉपी कैसे लिखोगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये कॉपी है और ये आपका रहा ये पेपर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर आपका अनुक्रमांक हो जाएगा जो कि एडमिट कार्ड पर आपके दिया होगा, नाम रहेगा। ठीक है, मुद्रित पृष्ठ संख्या 10 है। पेपर कोड आप देख सकते हैं 951 PB। ठीक है, मैंने कवर पेज आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज में भरना बता दिया है। ठीक है, हिंदी का पेपर है 2025 यानी 24 फरवरी को आपका होने वाला है पेपर। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का है। समय जो दिया जाएगा आपको पेपर में 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यानी इसमें 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, खंड का और खंड खा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न उत्तर संख्या दिया हुआ है जो कि 5 जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके गद्य के क्वेश्चन दिए जाएंगे। 50 नंबर का एक खंड का भाग रहेगा। देखिए, हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया है, तो राजा शिव प्रसाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया राजा शिव प्रसाद। फिर हिंदी में खड़ी बोली का जो है जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरीशचंद्र जी को माना जाता है, पहला वाला सही हो जाएगा। आखिरी चट्टान के लेखक है मोहन राकेश जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यानी जो राइट आंसर था वो मैंने आपको लिख कर दिखाया हूँ। देखिए सबसे पहले खंड का लिख दिया है और देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी है पेपर में लेकर जाने के लिए। ये देखिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आपका ब्लैक स्केच जिससे आप लोग हेडिंग वगैरह लिखोगे। ठीक है, एक ब्लैक पेन, इसका भी प्रयोग आगे होगा, और एक ब्लू पेन जिससे आप ये सब लिखोगे। ठीक है, एक पटरी होगी जिससे आप लोग अंडरलाइन करोगे। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को पेपर में लेकर जाने के लिए। ठीक है, तो खंड का प्रश्नोत्तर संख्या लिख दिया। उसके बाद में देखिए का, खा, गा, घा, अड़ा इस तरह से लिख दिया है और ऑप्शंस लिख दिया है। यानी जो क्वेश्चन का ऑप्शन सही है उसी को डायरेक्ट लिख दिया है और राइटिंग से लिखा है। आप लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो एग्जामिनर को फर्स्ट इंप्रेशन में इतना खुश कर दीजिए कि वो भैया लास्ट तक जाते जाते क्या है, एक प्रकार से लास्ट में आपने गंदा भी लिखा है या अच्छे से नहीं लिख पाए हैं फिर भी आपको शुरुआत में अच्छे नंबर देते चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से लिखिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया जो कि इस तरह से लिखा है। अब देखिए पद्यांश के भी 5 क्वेश्चन हैं, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए जो कि 5 क्वेश्चंस आपके पद्य से लिए हो, जैसे कवि से रिलेटेड कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को। तो इस तरह से लिख दिया है, ये देखिए। ठीक है, ऑप्शंस आपका कहीं भी कोई भी सही हो सकता है। ठीक है, बस का, खा, गा ये जो 5 क्वेश्चन है तो कंपलसरी रहेगा, ऑप्शंस कहीं सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइटिंग से लिखिए, राइटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हेडिंग को लिखिए और अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। अब चलिए दिखा देता हूँ गद्यांश को कैसे मैंने लिखा है। ठीक है, और आपको भी इस बार पेपर में गद्यांश को कुछ इसी प्रकार से लिखना रहेगा। ठीक है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 है और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 के अंतर्गत दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका 10 नंबर का गद्यांश है, पेपर में केवल 2 ही करना था तो मैंने ये वाला किया है। ठीक है, कई महीने के बाद आए थे, सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वह तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा और मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़ी भीम की पुतली की याद आ गई। ठीक है, यानी निंदा रस की भैया बात हो रही है स्टूडेंट। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, निंदा रस। देखिए संकेत के थ्रू मैंने लिख दिया, पाठ का नाम लिख दिया, लेखक का नाम। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लिखा है। ठीक है, पाठ का नाम लिख दिया, लेखक का नाम लिख दिया है, फिर एकांकित अंश की व्याख्या कर दी है। ये देखिए, ठीक है, राइटिंग से लिखा है, कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं दिखेगी। थोड़ा दूर दूर है, शब्दों में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरी राइटिंग से लिखा गया है और ये टॉपर की निशानी होती है। इतना समझ में आ गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया। बाकी का जो 3 क्वेश्चन था, ठीक है, जो इस गद्यांश से जुड़े था, इसका भी आंसर मैंने दे दिया है। तो इसी तरीके से आपको पेपर में 24 फरवरी को पूरी कॉपी लिखनी है स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो 95% आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कट करेगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं कवि वाला कि भैया पद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी तरीका जान लीजिए ना। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ वो। ये देखिए अब पद्यांश आ चुका है, तो पद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं दिखा दूँ ना स्टूडेंट। इसको इस तरह से कर देते हैं और ये आपका रहा गद्यांश, उसके बाद में आपका आ चुका है पद्यांश। अब ये देखिए
चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश है उसके आधारित प्रश्नों का भी केवल उत्तर लिखना है। देखिए, निरख सखी एक खंजर आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सराय, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय में मुस्काए। तो एक प्रकार से ये पद्यांश दिया हुआ है, पेपर में भी आपके 2 पद्यांश दिया होगा। एक ये वाला दिया है कि सावधान मनुष्य दिव्य ज्ञान है तलवार, तो दे इसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध अभी शिशु है अज्ञान, और फूल कांटों की तुझे कुछ नहीं पहचान, काट लेगा अंग तीखी बड़ी ही धार। ठीक है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा अभिनव मनुष्य से लिया गया है। और आपका ये वाला लिया गया स्टूडेंट गीत से, निरख सखी एक खंजन आए। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। संकेत मैंने लिख दिया कि एग्जामिनर को एक संतुष्टि हो जाए कि बच्चे ने पहला किया या दूसरा किया है। चैप्टर का नाम और कवि का नाम गीत, और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो रेखा खींची हुई मैं दिखा दूँ। ये देखिए कि स्वागत स्वागत शरद भाग में मैंने दर्शन पाए, और नभ में मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप कर सकते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए कितना बेहतरीन तरीके से किया है। ठीक है, पूरा इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। स्टूडेंट कॉपी को टॉपर की तरह लिखिए। ठीक है, कॉपी तो सभी स्टूडेंट लिखते हैं, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट किस तरह से लिखता है ये आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा गया, संकेत लिख दिया है, शीर्षक का नाम, कवि का नाम। पहले क्या होता था संदर्भ लिखा जाता था, तो आप संदर्भ लिख सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप ये तरीका अपनाए। 2 नंबर यहाँ पर भी दिया जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा, बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे इसका आंसर स्टूडेंट यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आ चुका है जीवन परिचय। ये देखिए स्टूडेंट, जीवन परिचय में मैं बात कर लेता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द रहेगा। पूरा पेपर का पैटर्न इसी तरीके से रहेगा। 5 नंबर आपको दिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का मैंने यहाँ पर देखिए 3 जीवन परिचय लेखक का दिया जाता है, और 3 ही जीवन परिचय आपका कवि का दिया जाता है। पेपर में केवल एक ही कवि और एक ही लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 5 अंक देता है। अब यहाँ पर देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का मैंने जीवन परिचय लिखकर बताया है। देखिए जीवन परिचय। ठीक है, कुछ पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया जो मुझे लगा कि हाईलाइट करने के लिए ज़रूरी है। हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्जामिनर का फोकस इसी पर जाए और वो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाए, क्योंकि 80 शब्दों में हमें जीवन परिचय को लिखना होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जीवन परिचय को मैंने लिखा है। इसमें और है, ये देखिए स्टूडेंट, विधाओं पर फूट कर रचनाओं की ओर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखक और रिपोर्टाज लेखक के रूप में प्रभाकर जी की साहित्य साधना चिरस्मरणीय है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट। और इनकी रचनाओं को देख सकते हैं कि प्रभाकर जी की हिंदी की विविध साहित्य रचनाएँ इस तरह से हैं। देखिए टॉपर की तरह भैया लिखिए, और पूरा यही तरीका है स्टूडेंट, इस तरह से लिखिए कि 80 शब्द कंप्लीट भी हो जाए और आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं जीवन परिचय, जो कि कवि का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आ चुका है स्टूडेंट, ये देखिए। और खा नंबर में भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्दों में आपको एक कवि का जीवन परिचय भी लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा जीवन परिचय लिख दिया है। ठीक है, ये देखिए महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका, यानी एक प्रकार से जो होलिका दहन हुआ था, यानी होली जब आता है ना तो होलिका दहन होता है जिसमें हम लकड़ियाँ वगैरह फेंकते हैं, तो उसी को एक प्रकार से होलिका दहन कहते हैं। उस दिन इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था ये देख सकते हैं। जो पॉइंट उसको आपको हाईलाइट करने के लायक लगे वो हाईलाइट कर दीजिए। शब्दों में गैप जरूर रखिएगा, यानी पढ़ने में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं। और इनकी रचनाओं को देख सकते हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, दीप शिखा, यामा। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतित्व रचनाएं इस तरह से हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आ चुका है आपका कहानी। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या खा, और 6 नंबर में दिया हुआ है ना कि पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में देना है। हर साल पेपर में आपका आता है 5 अंक का। अथवा करके दिया हुआ है। ये पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी के तत्व लिखिए। तो मैंने कौन सा किया भैया, इसके उद्देश्य यानी पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताया है। ये देखिए
कहानी आपके हर एक साल पेपर में हर एक डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है। तो पंचलाइन कहानी को इस तरह से आपको कॉपी में लिखना रहेगा। देखिए 80 शब्दों में होता है और 5 अंक का हर साल पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, पेट्रोमैक्स की यहाँ पर बात हो रही है और इतना लिख दोगे स्टूडेंट तो इतना आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, 5 नंबर एग्जामिनर यहाँ पर आपको पूरा देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा, बस आप इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं खंड काव्य। देखिए खंड काव्य लिखना भी ज़रूरी है स्टूडेंट। अब आप लोग कहेंगे कि सर खंड काव्य क्यों? देखिए खंड काव्य जिला वाइज होता है। ठीक है, और एक खंड काव्य आपके लगभग 10 से 12 जिलों में खंड काव्य पूछा जाता है। ठीक है, लगभग 10 से 12 आपके जिले में खंड काव्य होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। ठीक है, 5 अंक का ये भी हर साल पूछा जाता है। अब मैं बात करूँ तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। जैसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो लगभग 10 से 12 जो है जिलों में ये खंड काव्य लगता है, वो है त्यागपति। काफ़ी के स्टूडेंट में श्रवण कुमार लगता है, किसी में आलोकवृत, किसी में रसमरती, किसी में मुक्ति यज्ञ, किसी में सत्य का जीत। तो आपके ज़िले में जो खंड काव्य लगता है केवल उसी को तैयार कीजिएगा। कोई अन्य आप खंड काव्य स्टूडेंट पेपर में तैयार करके जाते हो तो वहाँ पर आपका नंबर कट हो जाएगा, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। तो बी केयरफुल, जो आपका दिया हुआ है आपकी बुक में, आपके क्वेश्चन बैंक में खंड काव्य वाले भाग में दे जाओगी, आपका जो जिला का नाम होगा उसी खंड काव्य को तैयार कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं जो कि त्यागपति खंड काव्य है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए त्यागपति खंड काव्य यानी हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, प्रश्नोत्तर 7 के अंतर्गत और 5 अंक का है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, 80 शब्दों में लिखना रहेगा। ठीक है, तो देखिए हर्षवर्धन त्यागपति के नायक है। इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा इन्हीं के ऊपर है। ठीक है, इनकी विशेषताओं के ऊपर बताना है। महान त्यागी है, देश प्रेमी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई है। ठीक है, और श्रेष्ठ शासक हैं और कर्तव्यनिष्ठ एवं दृढ़ निश्चयी है। यहाँ पर देखिए काले पेन से भी लिखा है कि शांति शुभता का व्रती था, हर्ष का शासन था लिया जिसने प्रजाहित राज सिंहासन। तो इस तरह से भी आपको लिखना है और लास्ट में लिखना है कि इस प्रकार हर्ष का चरित्र एक महान राजा, आदर्श भाई पुत्र और महान त्यागी का चरित्र चित्रण है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाता है स्टूडेंट, देखिए अलग कॉन्सेप्ट आ चुका है, प्रश्नोत्तर संख्या और अगला भाग। ये देखिए खंड खा का भाग आ चुका है और इसमें का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का 7 संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यानी 7 संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में मैं बात करूँ तो 2 आपका संस्कृत का गद्यांश दिया होता है, संस्कृत साहित्य आदि कवि, और एक आपका अथवा करके ये दिया हुआ है, दिखा देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए युवक मालवीय स्वीकेण प्रभावपूर्ण भाषण रेण जनना बनासी अमोहत, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 के अंतर्गत आता है। सबसे पहले मैंने खंड खा लिख दिया। शुरुआत में आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मैंने खंड का भी लिखा था। ठीक है, जब मैंने प्रारंभ किया था कॉपी को लिखना। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। और कॉपी में काफ़ी स्टूडेंट जो गलती, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो क्या काट पीट कर देते हैं। आप लोग स्टूडेंट काट पीट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यदि आप काट पीट करोगे तो वहाँ पर कॉपी अच्छी नहीं दिखेगी और आपका वहाँ पर नंबर कटेगा। ठीक है, कॉपी दिखने में भद्दी लगेगी। तो बिल्कुल भी काट पीट मत कीजिए, राइटिंग से लिखिए। ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपने शब्दों को चयन करते समय ध्यान दीजिए कि कोई भी शब्द गलत ना हो। ठीक है, संकेत मैंने लिख दिया स्टूडेंट, क्योंकि आपको भी मैंने बताया कि 2 आपके संस्कृत के गद्यांश होते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख दिया है, यानी आगे का जो 2 वर्ड है, पीछे का 2 वर्ड है, संदर्भ लिख दिया है यहाँ पर। इसमें संदर्भ और केवल अनुवाद ही करना होता है। संदर्भ के लिए हमें 2 नंबर दिया जाता है और अनुवाद के लिए हमें 5 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यानी चैप्टर का क्या नाम है? महामना मालवीय। ठीक है, इसका अनुवाद देखिए कि युवक मालवीय ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया, इसीलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने हेतु प्रेरित किया। तद अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। ठीक है, तो ये अनुवाद है, यानी एक प्रकार से ट्रांसलेशन का नाम सुना है स्टूडेंट आप लोगों ने, तो इसी का ट्रांसलेशन है। ठीक है, इसे ये संस्कृत में दिया है, इसका हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन यहाँ पर कर दिया गया। 7 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब आ चुका है स्टूडेंट, देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का 7 संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
दो दिया जाएगा पेपर में, केवल एक ही करना रहेगा, ठीक है। चाहे आप ये ऊपर वाला कर सकते हैं, ये वाला स्टूडेंट, या आप ये नीचे वाला नाम आरोचितो भद्र भद्र व उल्लूकस विशेषणम अगुद्रश्य से मुख्य पश्य कथ उद्रो भविष्यति, ये वाला आप कर सकते हैं, जो कि जातक कथा और सुभाषित रत्नानि चैप्टर से लिया गया है। तो मैंने पहला वाला किया स्टूडेंट। तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा है, संकेत लिख दिया है एग्जामिनर को बताने के लिए। देखिए मैं बात करूँ स्टूडेंट, संकेत इसलिए लिखा जाता है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। अब मैं बात करूँ कि सर मैं ना लिखूँ तो कोई दिक्कत, देखिए लिखेंगे नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपका नंबर एक प्रकार से क्या है, जहाँ पर मिलना चाहिए 7 नंबर, वहाँ पर आपको जल्दबाजी में 3 या 4 नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को डेली 200 कॉपियाँ चेक करनी होती है, ठीक है। तो उसको इतना टाइम नहीं रहता कि आपका वो देखे, जब उसको पूरा क्लियर हो जाता है, आप संकेत दे देता है तो वो पूरा 7 नंबर देकर चला जाता है। नहीं तो क्या है, जल्दबाजी में कभी क्या होता है 5 या 4 नंबर दे दिया जाएगा। आपने लिखा तो पूरा है, लेकिन 4 नंबर मिल जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए क्या, थोड़ा आप संकेत के ऊपर भी ध्यान दे दीजिएगा। संकेत लिख दिया, संदर्भ लिख दिया है, श्लोक यानी पद्यांश कह सकते हैं, और इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। देखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि पाठ से अवतरित है। तो जो पॉइंट मुझे हाईलाइट करने के लायक लगा वो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अनुवाद देखिए किस तरह से लिखा गया है अनुवाद स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो वो सामने यानी मित्र, यहाँ पर देखिए, पर सामने वाला मीठा बोलने वाला, ऐसे मित्र को ऐसे उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष को भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो वो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 नंबर में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना, 4 नंबर दिया जाएगा, 4 दिया हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 9 के अंतर्गत। मैंने पहले वाले क्वेश्चन का और आपके चौथे वाले क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लिखा है, ठीक है। एक प्रश्न पर 2 नंबर दिया जाएगा, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। उसके बाद में देखिए अब आ चुका है आपका रस छंद अलंकार। ये देखिए स्टूडेंट 10 नंबर का नंबर की करुण रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो ये देखिए शांत रस का 10 नंबर क्वेश्चन है ना, और 10 नंबर का नंबर है, अथवा करके दिया हुआ पेपर में आपको केवल 2 ही करना है। तो शांत रस का किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण देख सकते हैं कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा। 1 नंबर आपको परिभाषा का और 1 नंबर स्टूडेंट आपको उदाहरण का दिया जाएगा, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो आपको रूपक अलंकार या किसी एक का करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने रूपक अलंकार का किया हुआ है कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण लिखा है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। इसके कई सारे उदाहरण है, उदत उदगरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसित सन सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रग। और एक रूपक अलंकार का और उदाहरण हो जाएगा चरण कमल बंदोहर रही, ठीक है। तो कई सारे इसके उदाहरण है, आपको देखने को मिल जाएगा। अब आ चुका है दोहा। देखिए दोहा अथवा सुरठा छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए, यानी 1 नंबर परिभाषा का 1 नंबर उदाहरण का दिया जाएगा। हर साल आपका रस छंद अलंकार पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोहा को भी मैंने लिख दिया है, परिभाषा लिख दिया है, इसका उदाहरण लिख दिया है। मात्रा लगाना है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नगारी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामू हर दुत हुई, ठीक है। तो मात्राएं लगानी होती है बेसिकली आपको, और मात्रा जब लगा देते तो आपको पूरा नंबर देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद में आपका आ चुका है स्टूडेंट, यहाँ पर दिखा दूँ मैं। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर 9 नंबर का निबंध होता है पेपर में। इंटरनेट विकास अथवा विनाश, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद कारण और निवारण। तो मैं केवल ये वाला करूँगा स्टूडेंट, आतंकवाद कारण और निवारण के ऊपर, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट पेपर में कैसे निबंध लिखना है स्टूडेंट एक टॉपर की तरह। ये देखिए आतंकवाद कारण और निवारण विचार बिंदु, यानी बेसिकली इस निबंध में आप लोग कौन सा हेडिंग लिखने वाले ये जानना जरूरी होता है। प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, दूसरा आतंकवाद का अर्थ, तीसरा आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, चौथा है भारत में आतंकवाद, पांचवा है आतंकवाद के विविध रूप, और 6 है आतंकवाद का समाधान, और लास्ट में 7वां कंक्लूजन यानी एक प्रकार से उपसंहार यानी पूरे का सार, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है, प्रस्तावना लिखा है, 250 शब्दों में लिखना होता है बेसिकली। ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या,
ठीक है। भारत में आतंकवाद किस तरह से है, आतंकवाद के विविध रूप किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, और आतंकवाद का समाधान कैसे हो सकता है, उपसंहार का है। तो ये पूरा कंक्लूजन स्टूडेंट है ना, पूरा आतंकवाद के ऊपर, निबंध के ऊपर। उसके बाद में मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। देखिए, पवन का संध विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट इनमें से, तो पो धन अनन हो जाएगा, अन्न हो जाएगा पवन का सही संध विच्छेद। तो ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 नंबर का है और इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा है चैनम का संध विच्छेद हो जाएगा, तो गा वाला हो जाएगा, चेधन अनम हो जाएगा, ये लिख दिया है। तीसरा है पोधन इत्रम की संधि हो जाएगी, तो इसमें से आपका पवित्रम हो जाएगा, ठीक है, तो पवित्रम लिख दिया है। और महादेव में समास है, तो इसमें से कर्मधारय समास हो जाएगा, लिख दिया है मैंने। और इसमें और है, देखिए महात्मा में समास है, तो इसमें महात्मा में भी कर्मधारय समास हो जाएगा, लिख दिया है। और देखिए गुरुत्व में प्रत्यय त्वा हो जाएगा, भूत शब्द में प्रत्यय कथ हो जाएगा, तो इसको भी मैंने लिख दिया बाकायदा। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, तो इसके बारे में भी जिक्र किया है और लिख कर बताया है स्टूडेंट। ये देखिए, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए, आपको 2 नंबर दिया जाएगा। और कॉपी में कैसे लिखना है, देखिए ये देखिए, गांव के चारों ओर, जिसे मैंने दूसरा वाला कि ग्राम परिता उदयानम अस्ति, तो गांव के चारों ओर बगीचा है, नियम है इसका, यहाँ पर देखिए नियम लिखा है ना, नियम है अभिता परता समय निक्सा प्रतियोगी। अभिता का अर्थ है चारों ओर या सभी ओर, परिता सभी ओर, समय समीप, निक्सा समीप, हाथ शोक के लिए प्रयुक्त शब्द प्रति और तरफ, विभक्ति इसकी द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ पर देखिए जो इसका हिंदी में अर्थ निकला है पूरा इसी के तरीके से दिखना, देखिए चारों, ठीक है, सभी, उसके बाद में देखिए सभी, समीप, ठीक है, समीप, देखिए उसके बाद में तरफ, प्रयुक्त शब्द, तो ये सब होता है स्टूडेंट इसमें। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है पत्र का कैसे लिखना है आपको कॉपी में, ये भी जान जाइए, ठीक है। तो पत्र के बारे में भी ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए स्टूडेंट, पत्र मैंने लिख दिया है, कॉपी में भी कुछ इसी तरीके से आप लोगों को पत्र लिखना रहेगा। पूरा नंबर एग्जामिनर आपको देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा स्टूडेंट, 100% गारंटी है। पत्र लिखिएगा, ऐसे ही आपको लिखना रहेगा, ठीक है, कॉपी में। तो फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही था। पूरा मैंने कॉपी आपको बताया कि कैसे टॉपर स्टूडेंट पूरा कॉपी लिखता है। इसका फुल वीडियो चाहिए तो वो भी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व करके बताया है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और भी वीडियो चाहिए तो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। आप हमारे यूट्यूब पर जाओगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगा और हिंदी 2025 की तैयारी का वीडियो मिलेगा, हिंदी का पूरा वीडियो मिल जाएगा, A to Z वीडियो। या कोई अन्य वीडियो आप लोग सर्च कर रहे हैं जो कि हिंदी से रिलेटेड है या कोई अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और पीछे आप जैसे मान लीजिए कि आप सर्च करना चाहते हैं कि पत्र कैसे लिखें बाई शिवम स्टडी नॉलेज, तो बाई करके आप पीछे शिवम स्टडी नॉलेज लगाओगे, कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए मिल जाएगा स्टूडेंट। तो फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं चैनल पर वीडियो लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।